मैं असम यूनिवर्सिटी डीफू कैंपस हिंदी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर अनिरुद्ध कुमार ने गलत किया था। उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ था। ये घटना है 24 मई की, जब हम लोग सब वॉल मैगजीन बना रहे थे। तो जब हम वॉल मैगजीन बना रहे थे, हमारा बाहर का कॉरिडोर खाली था। मैं बाहर आई और कुछ लड़कियां आई मेरे साथ कि हम मैगजीन देखते हैं और कहाँ क्या करना मुझे देखना था। तो मैं आई बाहर और वो भी बाद में आया अनिरुद्ध सर, और मैं अकेले खड़ी थी। उन्होंने मुझे बहुत गलत तरीके से अपनी तरफ खींचा और खींचने के बाद उन्होंने मेरे साथ जोर मतलब जबरदस्ती मेरे प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की थी। तो जब ये हुआ, मैं अंदर चली। मैं बहुत डर गई थी और मैं अंदर चली गई। उन्होंने फिर भी मेरा हाथ पकड़ने की बार बार कोशिश की थी। वो बार बार मेरा हाथ पकड़ते रहे थे। उसके बाद उसके बाद जब हमारा सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम था, वो हमेशा नशे में आते थे एग्जाम टाइम में। उससे पहले भी वो नशे में आते थे, गुटखा खाते हुए रहते थे, क्लास में गुटखा खाते थे। उन्होंने एग्जाम हॉल में मुझे गुटखा खाने का ऑफर भी किया था। तो मैं इन सब चीजों से बहुत डर गई थी। मैंने सीनियर्स से भी पूछा था कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या। बताया नहीं उनने, लेकिन मैंने उनसे पूछा था कि कुछ ऐसा, तो उन्होंने भी हमें पहले ही बता दिया था कि इनसे थोड़ा दूर रहना। अगर ये रात को मैसेज करते या फोन करते हैं तो इनका फोन या मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है। तो हमने सोचा, जब इन लोगों के साथ हुआ, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, मैं भी नहीं बोलूंगी। और ये भी बताया था सीनियर्स ने कि अगर हम ये बातें बताते हैं तो वो हमारा इंटरनल मार्क्स काट देंगे, और उसके साथ जो रहता है उसका भी नंबर कमा देते थे। तो इस चीजों से हम मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं बोलना है। इसके इसके बाद भी वो सेकंड सेम में मेरे मेंटर थे। मैंने क्लास में बोला था सर को, एक बार सबने बोला था तो मैंने भी चांस में बोला था कि मेंटर चेंज करिए, पर डिपार्टमेंट सर ने इतना ध्यान नहीं दिया, एचओडी सर ने। तो मैंने ठीक है। वो हमेशा एचओडी सर के रूम में रहते थे। अगर मैं बोलना भी चाहती थी तो मैं कभी बोल नहीं पाती, कभी भी नहीं। वो तो उसके बाद वो मेरे मेंटर बने रहे। जैसे वो उनको मैंने जब हमारा ये डिसर्टेशन पेपर के लिए हमें टॉपिक चूज करना रहता है, तो मैंने अपना काम अधिकतर खुद ही किया था। तो उनके पास मैं गई और उन्हें बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो उन्होंने मुझे बिठा लिया अपने पास, और बिठाने के बाद वो मुझे बहुत गलत तरीके से, वो मेरे चेहरों में देख के नहीं बात करे, तो वो हमेशा सिर्फ मेरे शरीर को देख के बोलता। और वो बहुत अजीब अजीब सी टिप्पणी कर रहे थे, जिससे मैं बहुत डर गई थी। मैं बार बार उनको बोल रही थी कि मैं उठ जाती हूँ, मैं जाती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, वहीं पे बैठा के रखा था। फिर जब मैंने दूसरों से भी पूछा, हमारे क्लास की बहुत सारी लड़कियां थी जिनके साथ वो ऐसा कर रहे थे, गलत तरीके से देखते थे, नशे में आते थे, उनसे नशे की बहुत गंदी बदबू आती थी, सिगरेट की बदबू, गुटखा तो अधिकतर वो क्लास में खाया करते थे। ऐसा बहुत लोगों के साथ किया है। जब हमने कंप्लेन की उसके बाद भी अभी तक क्या हो रहा है क्या नहीं हमें नहीं पता। 17 फिर उसके बाद मैंने मन बना लिया कि मुझे कंप्लेन करना है। जब मैंने कंप्लेन करने गई तो सबको मैंने बताया कि मुझे कंप्लेन करना है, तुम लोग भी करोगे क्या। तो इन लोगों ने, मेरे क्लास के जितने लोग थे उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया। तो मैं जब कंप्लेन लिखी उससे 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे फोन किया। वो छुट्टी पे थे, तो छुट्टी पे कोई मेरा मेंटोर या कुछ भी नहीं थे वो, फिर भी उन्होंने मुझे क्यों फोन किया। उन्होंने मुझे फोन किया और मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी उनके फोन की वजह से। तो उसके बाद मैंने 17 नवंबर को पीवीसी सर और वीसी सर को मेल करके कंप्लेन दे दी अपनी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा मुझे लगा कि शायद कोई लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मैंने फिर महिला आयोग में कंप्लेन डाली। महिला आयोग में कंप्लेन डालने के बाद मुझे डर लगा, और फिर हम मैं और एक दीदी थी, हम लोग गए और हमने एसपी सर को एक रिटर्न कंप्लेन दिया। हमारा केस रजिस्टर हुआ, एफआईआर हुई। उसके बाद हम हमें पता चला कि वो ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हैं। तो वो ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं जब अब उनको फेस करना हमारे साथ संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वो आए और उनकी आदतें हम फिर से सहे। तो हमने सोचा कि नहीं, हम फिर थाने जाने के बाद वहां कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। फिर हम एसपी ऑफिस आए। एसपी ऑफिस में एसपी सर नहीं थे, तो फिर हम डीसी मैम के पास गए। डीसी मैम ने हमारी पूरी बात सुनी। उन्होंने हमारे असिस्टेंट रजिस्टर को बुलाया, ऋषिकेश बरदुले, उनको बुलाया। बुलाने के बाद उनसे बात की। उन्होंने वहां कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता था, जबकि पीवीसी सर आए थे हमसे मिलने। जब हमने कंप्लेन लिखी थी, सर आए थे हमसे, अगले 1-2 दिन बाद वो हमसे मिले। और मिलने के बाद वो
बात की हमसे, उन्होंने हमें ये दिलासा दिया कि यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, हम जब तक है वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके बाद पीवीसी सर कभी भी नहीं आए हमसे मिलने के लिए दोबारा। वो उसके बाद भी फिर हम डीसी मैम के पास जब गए तो मैम ने ऋषिकेश बरदोले को बुलाया और वहां पे उनसे बात की। फिर वहां से मैम ने एसपी सर से भी मीटिंग की और उसके बाद हमें बताया कि वो वापस नहीं आए, हम जब तक है वो नहीं आएंगे कैंपस। 17 नवंबर को कंप्लेंट डाली थी मेल से, तो 18 को हमने सारी लड़कियां डिपार्टमेंट के और भी लड़कियों ने मिलके सारा एचओडी को दिया कंप्लेन अपनी। एचओडी और वहाँ सारे टीचर्स थे, हमने दिया। उसके बाद उनका एक अनिरुद्ध कुमार का ही एक स्कॉलर था सरोज प्रसाद, उसने मुझे बुलाया और बोला तुमने ही कंप्लेन किया है। मैंने बोला हाँ भैया। तो उसके बाद वो मुझे करियर की धमकियां देने लगा, बोलने लगा कि तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तुम्हारे नौकरी में दिक्कतें आएंगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ है कि नहीं, यहीं रहना है ना। मतलब क्या वो मुझे डरा रहा है, मुझे मारेगा, क्या करेगा, वो इस तरीके से धमका रहा था। मुझे बहुत बहुत डर लगा था। उसके बाद भी ऐसा लगा कि वो लोग कंटिन्यूअसली कभी फोन के कभी मैसेज कभी कुछ के माध्यम से ये बताने की ये सब प्राइवेट बातें, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब मतलब बहुत अजीब तरीके से बार बार वो अभी भी हमें बहुत बुरी तरीके से डराते रहता है। कभी कुछ करता है, कभी किसी को बोलता है कि क्योंकि उसके नाम पे भी जिस एफआईआर रजिस्टर है वो भी बोलता है कि कुछ नहीं होगा, ये सब पैसों से बिक जाते हैं, दिस दैट, वो ये सब बातें बहुत बुरी तरीके से बोलता है, जिससे हम बुरी तरीके से डरते हैं। डिपार्टमेंट में कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये कैमरा ना होना उनकी हरकतों को बढ़ावा देता है। अगर कैमरा होता तो शायद वो एविडेंस के लिए डरते या फिर हमारे पास ऐसा कुछ होता बताने के लिए। लेकिन उनके इन हरकतों को कैमरे अगर नहीं होना इस चीज का बहुत बड़ी बात है। वो इन सब चीजों से बचते आए हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल हरासमेंट्स को लेके ये पोस्टर्स वगैरह लगाने होते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। It's a most unfortunate thing which has come out of the blue. We never expected and we are shocked about it. The entire campus is now stigmatized and we are taking steps. The day we got a written communication, a written complaint, instantly we have passed it on to our higher authorities, that is the Honorable Vice Chancellor at Silchar. And he has instructed the internal complaints committee to investigate the whole affair. And the internal complaints committee already has set into motion. They have had four, as far as I know, 4 meetings already online, and they will come physically here also. That is the apex body of the university which deals with all kinds of sexual violence. And our university has zero tolerance towards sexual violence. So I can assure you that the girls who have faced this will find justice. We are going, myself and my deputy registrar, we are going to Silchar the coming week, and that is number one in our agenda. Previously, the campus was so calm and quiet, and we felt so secure within ourselves. It was a small family. We never ever thought that this will come to us. So we were actually thinking quite a number of times there have been thefts in the campus. So we were thinking of putting up cameras in front of the 2 gates. But this has come as a shock. Now we are going and we shall try to find the money, because money allocation is done from headquarters. And very soon, I mean very soon, we have to put up the CC cameras. That is agenda one with us now. Etc. Yes, already our teachers have come to me and they have already advised, and we shall put up the posters. We have one senior teacher has been given the task. He is taking care of the, what are those things called, frames where the posters can be put. So it is in process. As soon as that those frames come, we shall start putting up the posters. That is very much within us, within our capability. But would feel confident that the entire teaching fraternity is with them, and they are our children. So what has happened is very unfortunate, but we are there as a family to look after our children.